आज हम डिस्कस करेंगे कि रेक्टल कैंसर में स्टोमा का यूज कैसे किया जाता है, कब टेम्पररी स्टोमा करना पड़ता है, कब ये स्टोमा परमानेंट करना पड़ता है, और अगर हमने टेम्पररी स्टोमा किया है तो इसको बंद करने का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, हमारा डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से लेते हैं कि कब टेम्पररी की जरूरत है, कब परमानेंट करना पड़ेगा, और कैसे डिसाइड किया जाता है कि इसका फर्दर ट्रीटमेंट तो कैसे यूज करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य बोल रही हूँ, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर और उसकी सक्सेसफुल लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो रेक्टल कैंसर में जब पहली बार जब डायग्नोसिस होता है तो कई बार पुराने आस पड़ोस के पेशेंट को देख के या फिर इंटरनेट पर देखकर लोगों को ये कंसेप्ट होता है कि रेक्टल कैंसर यानी कि लाइफ इज ओवर, अब जिंदगी भर ये परमानेंट कोलोस्टोमी के साथ में जीना पड़ेगा, टॉयलेट का रास्ता जो है वो नीचे से बंद करना पड़ेगा और लाइफ पूरी तरह से उसका लाइफस्टाइल चेंज होना पड़ेगा, स्टोमा के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, कई सारे सवाल पेशेंट्स के मन में होते हैं। बट रियलिटी ये है कि आज के मॉडर्न रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में यूजुअली मोर देन 80 to 85% ऑफ पेशेंट्स में हम स्टोमा जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि परमानेंट कोलोस्टोमी जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। अब पोलोस्टोमी या आइलियोस्टोमी की जब बात होती तो पोलोस्टोमी ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे हम टॉयलेट का रास्ता, टट्टी का रास्ता जो है वो एब्डोमिनल वॉल पे यानी कि पेट के ऊपर किसी एक पार्ट पर हम इसको ओपनिंग बनाकर कर देते हैं, जिससे कि स्टूल जो है वो बैग में कलेक्ट हो जाए। ये या तो टेम्पररी हो सकती है जिसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, या फिर एक परमानेंट हो सकती है यानी कि नीचे का रास्ता पूरी तरह से निकाल दिया गया है और उसको वापस से जोड़ नहीं पाएंगे। तो कई बार हम ये डिसीजन कैसे बेचते हैं, ये पेशेंट के कंफर्ट के बेसिस पे नहीं होता है, ये हमारे ट्रीटमेंट के बेसिस के ऊपर होता है कि हमने कैसे प्रकार की उसको ट्रीटमेंट करनी है और इसमें कैंसर का कंप्लीट रिमूवल किस टेक्निक में सबसे बेस्ट हो सकता है। तो हम परमानेंट कोलोस्टोमी कब करते हैं कि जब कैंसर जो है वो नीचे के मसल्स को अगर उसने इन्वॉल्व कर लिया है, जकड़ लिया है, एनल स्फिंक्टर की जो मसल्स होते हैं जो हमारे टॉयलेट को कंट्रोल देते हैं, जिससे कि पेशेंट वॉलंटरीली मोशन पास कर सकता है और नहीं पास करनी है तो उसको कंट्रोल कर सकता है, उस एरिया को अगर कैंसर ने इन्वॉल्व कर लिया है तो ऐसे पेशेंट में हम परमानेंट कोलोस्टोमी के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। कभी कभी एनल कैनाल यानी कि ग्रोथ यानी ट्यूमर जो होता है वो रेक्टम में ना होके डायरेक्टली एनस के एरिया में होता है और कई बार इस एरिया को सेव करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। साथ साथ अगर ट्यूमर बहुत ही एग्रेसिव है और पेल्विस यानी कि लिवेटर के जो मसल्स होते हैं, नीचे वाले जो मसल्स होते हैं, उसको अगर वो इन्वॉल्व कर लेता है तो भी हम इस ट्यूमर को परमानेंट कोलोस्टोमी के अलावा कैंसर फ्री नहीं कर पाएंगे पेशेंट। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि कंट्रोल जो है, नीचे के रास्ते का जो कंट्रोल है ऑलरेडी वो ठीक नहीं होता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है इन पेशेंट्स के लिए, तो इन पेशेंट्स में रास्ता बचाने से उनको कोई बेनिफिट नहीं। तो ये कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें हम परमानेंट कोलोस्टोमी की बात करते हैं। तो अब टेम्पररी कोलोस्टोमी में यानी क्या होता है कि जब भी हम रेक्टल कैंसर की सर्जरी करते हैं तो कुछ केसेस में हम जो कोलॉन और रेक्टम को ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि नीचे का रास्ता जो है वो अभी भी सही सलामत है, बट उसके नजदीक में हमने ऊपर से कोलॉन को जो है वो ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो ज्वाइन होता है वो स्टिचेस से होता है या फिर कई बार स्टेपलर से भी हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो इस ज्वाइन के ऊपर जब हीलिंग का प्रोसेस चालू रहता है तो एक जितना ज्वाइन एनस के नजदीक है उतना उसमें लीक होने का खतरा रहता है। कई बार जो पेशेंट है वो जो ओवरवेट पेशेंट्स या फिर जिनको रेडिएशन दिया गया है उन पेशेंट्स में भी लीक का जो है खतरा ज्यादा मात्रा में होता है। तो इस खतरे से बचने के लिए हम टेम्पररी जो है रास्ता बाहर निकाल देते हैं, वो ज्वाइन के पहले का। तो इससे क्या होता है कि उस पार्ट के ऊपर स्टूल का यानी टॉयलेट का प्रेशर नहीं आता है और लीकेज का चांसेस कम हो जाता है, और अगर लीक होता भी है तो उस एरिया में इंफेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है और वो एरिया जल्दी से हील हो सकता है।
जब वो एरिया बुरी तरह से हील हो जाता है, लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद में, तो हम इसको दोबारा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन करके टेम्पररी स्टोमा जो है वो बंद कर सकते हैं, और इसके बाद टॉयलेट का रास्ता जो है वो नॉर्मली चालू रहेगा। अब बहुत सारे पेशेंट के ये भी सवाल आते हैं कि क्या हमें अगर स्टोमा नहीं चाहिए तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टोमा ना ही कर दिया जाए? तो यस, कुछ पेशेंट्स में पॉसिबल होता है, बट उसके लिए हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हम कैंसर का जो क्योर है, शरीर को कैंसर फ्री करना, ये हमारे लिए सबसे मेन प्रायोरिटी है। पेशेंट का कंफर्ट हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट बिकॉज पेशेंट को स्टोमा करने की मेंटल प्रिपरेशन नहीं है, तैयार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कैंसर को पीछे छोड़ के कोई ऑपरेशन करें, क्योंकि फाइनली ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशेंट हैज टू बिकम कैंसर फ्री, तो उसके लिए कभी कभार अगर परमानेंट स्टोमा भी करना पड़े तो उसे कभी कभी एक्सेप्ट करना जरूरी हो जाए। हालांकि आज के रोबोटिक सर्जरी, रेडिएशन ट्रीटमेंट्स इतने एडवांस हो गए हैं कि हार्डली 15% लोगों को परमानेंट स्टोमा की जरूरत पड़ती है, और अगर परमानेंट स्टोमा करना भी पड़े तो ये कई बार हम इसको मैक्सिमम ये ट्राई करते हैं कि और रेडिएशन दिया जाए या फिर और कीमोथेरेपी दी जाए, जिससे कि हम इस पॉइंट को आगे और प्रोलॉग कर सकते हैं। इसे हम टोटल नियो एडजुवेंट ट्रीटमेंट, TNT ट्रीटमेंट के बारे में भी कहते हैं। तो और TNT ट्रीटमेंट के ऊपर हमने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आपको TNT के बारे में जानते हैं तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा आपको। और अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो पेशेंट कहते हैं कि क्या मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली स्टोमा के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स जिंदगी में करना बहुत जरूरी हो जाता है, बट आज के स्टोमा अप्लायंसेस यानी जो बैग्स हैं मार्केट में, जो अवेलेबल बैग्स हैं, वो इतने अच्छे क्वालिटी के बैग्स हमारे पास अवेलेबल है कि कई बार आप नॉर्मल आपकी लाइफस्टाइल जिएंगे, आजू बाजू में, आस पड़ोस में किसी को पता चलने की जरूरत नहीं है कि आपको स्टोमा किया गया है। साथ के साथ मैं कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शन को भी एड्रेस करना चाहूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टोमा करना पड़ा मतलब रेक्टम का कैंसर जो है वो बहुत एडवांस स्टेज में था, तो ऐसी बात नहीं। कई बार स्टोमा बहुत सारे रीजंस की वजह से करना पड़ता है। कभी कभी हमें ऑब्वियसली एडवांस कैंसर में स्टोमा की जरूरत पड़ सकती है, बट अर्ली केसेस में भी कई बार अगर जॉइंट बहुत एनस के नजदीक किया गया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टोमा करना जरूरी पड़ता। तो जस्ट बिकॉज स्टोमा किया है इसका मतलब ये नहीं कि रेक्टम कैंसर जो है वो एडवांस हो गया था। सेकंड, टेम्पररी स्टोमा कई बार रिवर्स नहीं होते हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मैक्सिमम लोगों में, मोर देन 80% लोगों, रेक्टम कैंसर के लिए किए जाने वाले जो टेम्पररी स्टोमाज होते हैं वो यूजुअली रिवर्स कर दिए जाते हैं। हाँ, बट इसका टाइमिंग जो है वो वेरिएबल हो सकता है। थर्ड थिंग, अगर स्टोमा करना पड़ा इसका मतलब ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं पे फेल हो गया है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आजकल के जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है उसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं, और स्टोमा करना पड़ा इसका मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट फेल हो गया है। कभी कभी परफेक्ट अगर सर्जरी हो भी जाती है तो वो जॉइंट जो किया है, एनास्टोमोसिस जो किया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टोमा करने की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 4, स्टोमा करने के बाद पेशेंट की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल खत्म हो जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारे कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्टोमा करने के बाद भी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और फिफ्थ मिसकंसेप्शन है कि अगर कैंसर का क्योर भी सफर कर जाए तो भी पेशेंट का मेंटालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को स्टोमा नहीं चाहिए तो हम स्टोमा नहीं करवाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। आप पहले ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि कैंसर क्योर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और हैविंग अ कैंसर फ्री लाइफ इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। इसके बाद में पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली आता है, बट पेशेंट कंफर्ट को पहले रख के हम कैंसर क्योर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये बात हमको रियलाइज करना सभी। अगर आपको रेक्टल कैंसर, स्टोमा रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, आपको मेरी एडवाइस चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।